कुशल जी की हालत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं थी। कुछ ऐसा ही हाल आराधना जी का भी था। वो काली रात जिससे इतनी मुश्किल से बचकर उन दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी, वो फिर से उनकी जिंदगी में तूफान लाने को है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुशल जी का अब तक रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उनकी आंखें पूरी तरह सूज चुकी थीं। आराधना जी ने बड़ी मुश्किल से उनको संभाला हुआ था। जिन यादों को भूलकर वो इतने आगे आ चुके हैं, वही यादें उनके जहन में फिर से ताजा हो रही थीं। उन यादों से धूल की परत हटते ही कुशल जी को वो सब जैसे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। कुशल जी को फिर से कुछ तस्वीरें दिखने लगती हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कुशल जी देखते हैं एक बड़ी सी हवेली, राजाओं सा ठाठ बाट, बाहर बने बागान में बैठा एक बुजुर्ग कपल। ये वही बुजुर्ग जोड़ा है जो कुछ देर पहले तस्वीर में नजर आए थे। उनके अगल बगल खेल रहे बच्चे, उन बच्चों की खिलखिलाती हंसी जैसे कुशल जी के कानों में मिश्री घोल रही थी। तभी एक कार आकर बाहर रुकती है, जिसमें से दूसरी फोटो वाले 32 से 33 के उम्र के कपल उतरते हैं। वो कपल उस बुजुर्ग जोड़े के पास जाकर उनके पैर छूकर उनके बगल में ही बैठ जाते हैं। तभी दूसरी गाड़ी आती है, जिसमें से कुशल जी और आराधना जी बाहर आते हैं। तस्वीरों में कुशल जी और आराधना जी बहुत जवान दिख रहे थे। उन दोनों के साथ एक बच्चा भी था जो कुछ 2 साल का रहा होगा। उस बुजुर्ग आदमी के बगल में बैठी हुई बुजुर्ग औरत, जो देखने में उनकी पत्नी लग रही थी, वो कुशल जी को देख मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाकर कहती है, म्हारा छोरा आ गयो। उनकी फैली बाहें देखकर कुशल जी ने जिस बच्चे को अपनी गोद में ले रखा था, उसे आराधना जी को पकड़ाकर भागते हुए जाकर उस बुजुर्ग औरत के गले लग जाते हैं। दोनों ही उस वक्त इमोशनल हो गए थे। कुशल जी कहते हैं, कैसी है आप मासा? बुजुर्ग औरत जवाब देते हुए कहती है, मैं तो ठीक सू, तुम्हारा छोरा कैसा से? कुशल जी कहते हैं, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अब तक आराधना जी सबके पास आ चुकी थी। वो झुकते हुए सबका आशीर्वाद लेती है। बुजुर्ग व्यक्ति अपना गला साफ करते हुए अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, ऊधम, मैं भी यही सू। उनकी रौबीली आवाज सुनकर कुशल जी उर्फ ऊधम उनके पास आकर उनके पैर छूने के लिए झुकते। उसके पहले वो बुजुर्ग उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं और अपनी रुंधी हुई आवाज में कहते हैं, कितने सालों बाद आया से म्हारा छोरा, अब तू हम सबने छोड़कर कहीं न जाना। उनका रौबीला अंदाज जैसे बेटे के मुंह के आगे फीका पड़ गया था। कुशल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम इस बार वापस जाने के लिए नहीं आए हैं बापू सा, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। तभी उस 32 से 33 के उम्र के व्यक्ति की शरारत भरी आवाज आती है, जो आराधना जी से कह रहे थे, रुक्मणी बाई सा, संभाल लियो अपने भारतर ने, एक बच्चे का बाप हो गया से, मगर अब तक यूं 18 साल का लाग रहा से, कहीं कोई चुरा ना ले जावे। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंस देते हैं। कुशल जी उर्फ ऊधम जाकर उनके भी गले लग जाते और वो भी उसी शरारती अंदाज में कहते हैं, आप तो तुम्हारे से भी छोटे लाग रहे हो रघुवीर भाई सा, एकदम स्वीट सोला। उनकी बात पर सभी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस दिए। फिर वो सभी एक साथ बैठकर बातें करने लगे। अभी सब बातें कर ही रहे हैं कि एक नौकर अपने हाथ में एक पैकेट लेकर आता है और उसे कुशल जी उर्फ ऊधम को पकड़ाकर चले जाता है। ऊधम जी कोई कागज होंगे सोचकर अपने बगल में रख लेते हैं। अब तक कुशल जी सारी यादों की तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें अब तक बंद थीं, लेकिन तभी उस पैकेट के साथ जैसे उनकी यादों की तस्वीरें भी बदलने लगती हैं। वो देखते हैं, शाम का वक्त हो चुका था। पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजाई जा रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हवेली में कोई जश्न हो। अब तक सारे मेहमान आ चुके थे ऊधम को छोड़कर। ऊधम अभी भी अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। रुक्मणी भी अभी तैयार हो रही थी। उनके बच्चे को बड़ी ठाकुराइन यानी ऊधम की मां सा लेकर गई थी। अभी ऊधम तैयार हो ही रहे थे कि उनकी नजर उस पैकेट पर जाती है जो बागान में उन्हें नौकर पकड़ा गया था। वो उस पैकेट की तरफ जाकर उसे उठाकर खोलते हैं। उसे खोलते ही एक अजीब सी महक उनकी सांसों में घुल जाती है, जिसे बर्दाश्त कर पाना उनके बस में नहीं था। इसलिए वो अपनी नाक बंद कर लेते हैं। उस अजीब सी महक की वजह से रुक्मणी, जो तैयार हो रही थी, वो भी उनके पास अपनी नाक बंद करके आकर कहती है, हुकुम, यो कैसी महक से? उनके सवाल पर ऊधम कहते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन जब से ये पैकेट खोला है एक अजीब सी बदबू फैल गई है। रुक्मणी पूछती है, ऐसे के है यो पैकेट में जिससे यो महक उठ रही से? ऊधम जवाब देते हैं, पता नहीं, एक नौकर बागान में पकड़ा गया था। ऊधम अब तक उस पैकेट को खोल चुके थे। वो उसके अंदर देखते हैं। अंदर एक लाल रंग का लिफाफा था। ऊधम उस लिफाफे को निकालते हैं।
वो अजीब सी महक उस लिफाफे से ही आ रही थी। वो उस लिफाफे को अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघते हैं। उस महक को पहचानते ही उनके चेहरे पर घबराहट के भाव आ जाते हैं। वो घबराहट के साथ ही रुक्मणी को देखते हैं जो उन्हें ही देख रही थी। ऊधम अपनी घबराहट छुपाते हुए कहते हैं, इस लिफाफे से खून की महक आ रही है। रुक्मणी घबराहट के साथ कहती है, खून? क्यों आप क्या कह रहे हैं? लिफाफे पर खून किस तरह आवेगा, और अगर इस पर खून लगा से तो कोई आपने क्यों देकर जावेगा? ऊधम कहते हैं, हमें नहीं पता, मगर इस पर ये खून लगा नहीं है, बल्कि लगाया गया है। रुक्मणी आगे कहती है, इसने खोल कर देखिए, या मैं कैसे? ऊधम जल्दी से उस लिफाफे को फाड़ते हैं। उसके अंदर एक कागज रखा हुआ था। वो उस कागज को बाहर निकालते हैं। रुक्मणी कहती है, लागे से किसी ने खत भेजा से, इसने पढ़िए। ऊधम घबराहट के साथ वो खत पढ़ना शुरू करते हैं। खत में लिखा था, सब बर्बाद होगा, कोई नहीं बचेगा ऊधम, कोई नहीं, बचा सकते हो तो बचा लो। उसके आगे कई सारी शैतानी हंसी वाली इमोजी बनी हुई थी। खत के लिखने का पैटर्न बिल्कुल वही था जो अभी के वक्त में कुशल जी ने पढ़ा था। वो उस खत को पढ़कर घबराते हुए कमरे से निकलकर बाहर से कुंडी लगा देते हैं ताकि रुक्मणी बाहर ना आ पाए। लेकिन ऊपर रेलिंग से ही नीचे का नजारा देखकर उनके कदम अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। आखिर किसने भेजा था ये लिफाफा, और वो कुशल जी के परिवार को क्यों मारना चाहता था? और कुशल जी ने हवेली में नीचे क्या देखा? आखिर क्या होने वाला है आगे? जाने के लिए सुनते रहिए एक अजनबी मोहब्बत सिर्फ एहसास पर।